वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे विधायिका, इस पे 2 लेक्चर हुआ है, आज इसका तीसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। कल हमने जो कल की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे का टॉपिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये हमने कल कहा था कि राज्यसभा का एक होता है सभापति। आज हम पहले जानेंगे राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो आपका डिप्टी चेयरमैन है, तो सबसे पहली बात कि इनका चयन, इनका सिलेक्शन कौन करता है? तो इनका चयन करते हैं राज्यसभा के सदस्य। इनका चयन कौन करते हैं भाई? राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है जब इनका सभापति ना हो तो ये उनके काम को पूरा करते हैं, यानी सभापति की अनुपस्थिति में उनके जो काम है उसको पूरा करना, ये काम है डिप्टी चेयरमैन का। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? सभापति में और उपसभापति में क्या अंतर है? एक बेसिक अंतर है कि ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन उपसभापति ये कौन होते हैं? ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उप सभापति क्या होते हैं? ये होते हैं राज्यसभा के मेंबर। लेकिन जो चेयरमैन होता है ये उपराष्ट्रपति होता है, और ये जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो डिप्टी स्पीकर का कार्यकाल होता है 6 साल का। राज्यसभा के उप जो आपके हेड है, इनका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और ये कभी भी अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं। ये किसको देंगे त्याग पत्र? ये अपना त्याग पत्र देंगे राज्यसभा के सभापति को। ओके, ये किसको देंगे? अपना रिजाइन किसको देंगे? तो राज्यसभा के सभापति को देंगे। ठीक है, और इनका कार्यकाल हो गया 6 साल का। ठीक है, अब एक चीज और, एक आपका प्रश्न आता है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो क्या बताओगे? आ सकता है पुलिस में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। और वर्तमान में अभी कौन है? तो अभी इसके सभापति हैं, उपसभापति डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह। अभी डिप्टी स्पीकर कौन है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के क्या है? उपसभापति हैं। क्लियर है? तो पहले कौन थे? तो आपके पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और, अगर ये अपने पद का मिसयूज करेंगे तो राज्यसभा इन्हें 14 दिन पूर्व इन्फॉर्म करेगी। 14 दिन पूर्व इनको क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी, और अपने कुल मेंबर्स के बहुमत से इन्हें इनके पद से बर्खास्त कर देगी। क्लियर है बात? तो राज्यसभा अब आपका हो गया पूरा। हमने जाना कि राज्यसभा क्या होता है, मेंबर्स कितने होते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, और इनके हेड होते हैं 2, एक होते हैं सभापति और एक होते हैं उपसभापति। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं उसको कहते हैं लोकसभा। लोकसभा, ठीक? तो बात जब भी होती है लोकसभा की, सबसे पहली बात कि लोकसभा की बात किस आर्टिकल में की गई है? क्या बताओगे? आर्टिकल नंबर 81। आर्टिकल नंबर 81 ये बात करता है किसकी? लोकसभा की। लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में है। मैंने कहा था कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, प्रथम सदन है, और ये जनता का सदन भी है, और इसको लोकप्रिय भी कहते हैं। यानी इसके नाम है निम्न सदन, लोअर हाउस। इसके नाम है प्रथम सदन। इसका नाम है लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, और इसका नाम है जनता का सदन। ठीक,
क्लियर है बात? निम्न है क्योंकि हर 5 साल पर या उसके पहले भी लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है, इसलिए इसको निम्न कहते हैं। प्रथम सदन क्योंकि इसके सांसद भारत की जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं और इसलिए इसे कहते हैं प्रथम सदन। लोकप्रिय कहते हैं। लोकप्रिय क्यों है? एक तो इसलिए है लोकप्रिय क्योंकि जनता चुनती है, और दूसरा इसलिए है कि जो लोकसभा है, एक बात ध्यान देना है कि जो लोकसभा है ये भारत के सभी राज्यों, ये भारत के सभी राज्यों एवं संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यह है कि लोकसभा के अंदर 28 राज्य प्लस 8 संघ राज्य, हर स्टेट के मेंबर इसमें शामिल हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर 28 राज्य के मेंबर तो हैं, लेकिन जो संघ राज्य है उसमें से केवल 3 के ही मेंबर हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो लोकसभा है इसमें 28 राज्य और 8 संघ राज्य के इसमें है मेंबर, और इसलिए इसको लोकप्रिय कहते हैं। अगर एक प्रश्न आता है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अखिल भारत को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, तो पूरे भारत को कौन करता है रिप्रेजेंट? उसका उत्तर है लोकसभा, केवल राज्यसभा नहीं। क्योंकि राज्यसभा में जो संघ राज्य हैं उनमें से 5 के मेंबर नहीं है, सिर्फ 3 इस जो आपकी यूनियन है क्या है आपके संघ राज्य हैं दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K, सिर्फ उन्हीं 3 के मेंबर उसमें शामिल होते हैं। क्लियर है बात? तो इसलिए इसको लोकप्रिय कहते हैं। क्यों कहते हैं लोकप्रिय? तो मैंने कहा कि ये भारत में 28 राज्यों और 8 यूटी को लेकर चलती है, और इसको कहते हैं जनता का सदन, हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो लोकसभा के सांसद हैं इनका इलेक्शन कौन करता है? तो भारत की जनता करती है, और इसलिए इसको जनता का सदन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक और चीज, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 कितना 50 है, और वर्तमान में लोकसभा में कितने सांसद हैं? 543। ये वर्तमान में, और ये यूपीपी में आ सकता है कि वर्तमान में कितने हैं, तो क्या बताओगे? 543। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम क्या बताएंगे आप? 550। अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान देने के योग्य है, कुछ ऐसी बुक्स भी होंगी जिसमें दिया होगा 552, 552। एक बात यहां ध्यान देना है कि पहले जो लोकसभा थी, पहले राष्ट्रपति लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे। 2 एंग्लो इंडियंस क्या होते थे? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे। ध्यान देना है, हालांकि एक बार और मैंने इसको बताया था, लेकिन अच्छा ये आपका किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल नंबर 331 कहता था कि अगर लोकसभा इलेक्शन में कोई भी एंग्लो इंडियन चुनकर के ना आए तो राष्ट्रपति उनके समुदाय के 2 लोगों को यहां मनोनीत कर सकते थे। अब ये आंग्ल भारतीय कौन थे? तो आंग्ल भारतीय वो थे जिनके माता पिता में से एक अंग्रेज और एक इंडियन हो, उनको कहते थे एंग्लो इंडियंस, और इसलिए इनके 2 लोगों को यहां क्या करते थे? राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। लेकिन भारतीय संसद ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया। आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त कर दिया। क्लियर है बात? कहने का मतलब क्या है कि अब जो 2 एंग्लो इंडियंस पहले होते थे मनोनीत, संसद ने कहा कि भाई आजादी के इतने साल हो गए, तो अब एंग्लो इंडियन भारत में कोई नहीं है, अब सब क्या है? इंडियन है, भारतीय हैं। और इसलिए आप यहां देख सकते हैं 104वें संविधान संशोधन
2019 के द्वारा जो एंग्लो इंडियंस है, इनका मनोनयन संसद से समाप्त कर दिया गया। और इसलिए पहले लोकसभा में अधिकतम मेंबर होते थे 552, लेकिन अब -2, यानी कि अब कितने हो गए, अधिकतम 550। और इसलिए अगर अभी पूछेगा कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ऑप्शन में 552 भी देगा, आपको उत्तर करके आना है 550 पे, 552 पे नहीं। यानी कि अभी कितने 550 और वर्तमान में कितने हैं 543, यानी अधिकतम 550 और वर्तमान में 543, 543। एक और बात तो याद रखना है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 याद रखना है। पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कौन सा था इनका, तो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट ये लोग जो होते थे, इसका आर्टिकल है 331। अब यहां से एक और प्रश्न पूछ सकता है सॉरी, यूपीपी में पूछ सकता है कि वर्तमान में संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। अब देखिए इसका उत्तर पहले क्या था, तो पहले क्या था कि राज्यसभा में 12 होते थे पहले, और जो लोकसभा में होते थे 2, तो इसका उत्तर था पहले 14। लेकिन अब ध्यान रखना है, अब यह उत्तर गलत है। अब अगर पूछेगा तो सिर्फ 12, यानी कि अभी 2 प्रश्न का एक ही आंसर है। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं मनोनीत, तो 12। और अगर पूछा जाए कि संसद में वर्तमान में कितने होते हैं मनोनीत, तो चूंकि लोकसभा में कोई नहीं होता मनोनीत, और इसलिए राज्यसभा का अगर पूछेगा या संसद का पूछेगा, तो अभी कुल मिलाकर केवल 12 मेंबर ही संसद में मनोनीत हो रहे हैं, और जो सभी कहां पर हो रहे हैं, राज्यसभा के अंदर। और ये लोग कहां से आते हैं, साहित्य विज्ञान, कला, राजनीति, समाज कार्य और खेल से। और हमने कल आपको बताया था कि राष्ट्रपति का यह शक्ति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो क्लियर है बात। एक और चीज, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने एमपी मनोनीत होते हैं, तो 12, और पहले उत्तर क्या था 14। ठीक है। अब एक और बात, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001, ध्यान देने की बात है। 84th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2001, इंपॉर्टेंट है यह परीक्षा के लिए। यह जो अमेंडमेंट था प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या था कि इस अमेंडमेंट के द्वारा जो लोकसभा है इसमें सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई थी, और इसमें कहा गया था कि 2026 तक इसमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, इसमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। यानी 2026 तक यह संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह आपका डेडलाइन खींच दिया गया कि 84th अमेंडमेंट ने 2001 में इस बात को फिक्स किया कि जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 552, और कब तक होगी, 2026 तक इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। यानी यह प्रश्न भी आ सकता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो आपका लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या निश्चित कर देगी 552, क्या बता दोगे, 84वां संविधान संशोधन 2001। और अगर पूछेगा कब तक, 2026 तक। तो अभी कितने 550, अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है, 552 में आपका बढ़ा नहीं है, कम हुआ है, 550 है। यानी वर्तमान में, मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, वर्तमान में कितने हैं 550, क्योंकि 2 कम हो चुके हैं। यानी यहां कहा गया था कि वृद्धि नहीं हो सकती है, कम हो सकता था, तो अभी कितना है 550। एक और बात इसको याद रख लेना है, 84वां संविधान संशोधन 2001, यानी कि लोकसभा में मेंबर की संख्या वृद्धि अब जब भी होगी तो 2026 के बाद ही होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, अब ये हो गया।
एक और प्रश्न पूछता है, प्रश्न आता है कि लोकसभा में, ध्यान दे लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रश्न पूछता है कि लोकसभा में सदस्यों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? किस जनगणना पर आधारित है? क्या बताओगे? अगर प्रश्न आएगा कि जो आपका लोकसभा है इसमें सदस्यों का आवंटन कौन सी जनगणना पर आधारित है, उत्तर क्या दोगे? उत्तर देंगे आप 1971 की जनगणना पर आधारित है। यहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और यह प्रश्न आया भी है कई बार कि जो लोकसभा है इसमें सदस्यों का आवंटन आधारित है कौन सी जनगणना पर? तो क्या बता दोगे? 1971 की जनगणना पर यह बेस्ड है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना इसका। एक प्रश्न और आता है कि राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है? क्या बता दोगे? इसका उत्तर है कि चौथी अनुसूची में। क्लियर? अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन आधारित है तो क्या बताएंगे आप? आप बताएंगे फोर्थ, जो आपका शेड्यूल है, चौथी अनुसूची, उस पर आधारित है। क्लियर है? और ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए परीक्षा में, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोकसभा है इसमें सदस्यों का आवंटन 1971 की जो आपकी हुई थी सेंसस, उस पर वो है बेस्ड है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में दिया गया। एक और चीज, जो लोकसभा है, लोकसभा पूछता है कि इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। पुलिस यूपीपी में यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोकसभा उसमें सबसे ज्यादा मेंबर किस राज्य के हैं? क्या बता दोगे? यूपी। कितने एमपी हैं? 80। और यूपी से राज्यसभा में कितने एमपी हैं? 31। यानी ये पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। सॉरी, यूपी से लोकसभा में 80 एमपी हैं और यूपी से राज्यसभा में 31 एमपी हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चूंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है भारत का। एक और प्रश्न आता है परीक्षा में। प्रश्न पूछा जाता है कि संसद, ध्यान दीजिएगा, संसद या राज्य विधानमंडल में, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल में सदस्यों का आवंटन किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? अब इसमें ऑप्शन देता है ए, क्षेत्रफल पर, और बी, जनसंख्या पर, सी, ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या बताओगे प्यारे विद्यार्थियों? इस क्वेश्चन का उत्तर है जनसंख्या। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? जनसंख्या। यानी कि भारत में संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, दोनों में सदस्यों की संख्या आधारित है उस राज्य की जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर। और इसलिए जिस स्टेट का पॉपुलेशन जितना अधिक रहता है उस स्टेट से लोकसभा के अंदर या आपका जो भी हाउस है उसके अंदर उतने ही लोग रहते हैं। इसलिए आपने देखा कि राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा क्या स्टेट है, लेकिन
राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें केवल कितनी है, 25 हैं, 25। वहीं यूपी राजस्थान से क्या छोटा है, लेकिन यूपी की पॉपुलेशन सबसे अधिक है, इसलिए यूपी से लोकसभा में कुल 80 सांसद हैं, है ना। अच्छा, अगर एक और बात यहां से होती है, अच्छा इस प्रश्न को ध्यान से देख लेना कि संसद या राज्य का जो विधानमंडल है, इसमें सदस्यों का आवंटन आधारित है उस राज्य की जनसंख्या पर, इसको भूलना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए, है ना। और संसद से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसलिए तीसरी लेक्चर है ये। तो इस लेक्चर्स को आप अच्छे से पढ़ के, नोट्स अच्छे से इसका बना के, और अगर जाएंगे परीक्षा में तो आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेंगे। और इसलिए क्यूबिक्स ऑनलाइन क्लास में जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं, चाहे वो एनी सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, ध्यान से उसको पढ़िए, आपके लिए चल रहा है, और अच्छा रैंक लाइए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन और आता है, दे देता है कि जो लोकसभा है उसमें टॉप 5 विषय बताइए जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो जो लोकसभा है उसमें सबसे ज्यादा मेंबर कहां से आते हैं, यूपी से। कितने हैं भाई, हमने अभी कहा 80। दूसरे पे कौन आता है, सेकंड पे है महाराष्ट्र लोकसभा में, इसके सांसद कितने हैं, 48। तीसरे पे कौन है, पश्चिम बंगाल, इससे लोकसभा में कितने एमपी आते हैं, 42। चौथे पे कौन है, तो एक हो गया यूपी, महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, चौथे पे है बिहार। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, 40। और फिफ्थ पे कौन है, तमिलनाडु। ध्यान रखना है, तमिलनाडु, यहां से कितने एमपी हैं, 39। तो ये लोकसभा का आंकड़ा है, टॉप 5 है, जिसमें यूपीपी में आ सकता है कि टॉप पे कौन है, उत्तर प्रदेश, 80 सांसद हैं। टॉप 2 पे है महाराष्ट्र, 48 एमपी हैं। 3 पे है बंगाल, 42 हैं। 4th पे है बिहार, 40 हैं। और 5th पे है तमिलनाडु, कुल एमपी कितने इसके, 39 हैं। क्लियर है बात। अब एक प्रश्न और आता है, हम सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड क्लास को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये क्लास एग्जाम के पहले आपका टाइम कम है, और इसलिए क्वेश्चन बेस्ड क्लास है, तो दोनों चीजें हम आपका लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी और उससे इंपॉर्टेंट जो भी अब तक क्वेश्चन है वो। प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम लोकसभा का चुनाव कब कराया गया। प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि प्रथम लोकसभा का चुनाव कब कराया गया, है ना। ऑप्शन दे देता है, ए 1951, बी 1952, सी 1949 और डी 1951 एंड 52। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1951 एंड 52। यानी इलेक्शन शुरू हुआ था 51 के अंत में और इलेक्शन खत्म हुआ 52 में। और इसलिए अगर पूछा जाए कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1951 और 52 में। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव पहला किसने करवाया था, तो इसका पहला चुनाव करवाया था भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन ने। ये कौन है, ये भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान रखना है इस बात को कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और इसलिए अगर पूछा जाए कि लोकसभा का पहला इलेक्शन किसने करवाया, उत्तर बता देना सुकुमार सेन ने, जो कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। अच्छा, अभी कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या बताओगे, राजीव कुमार। अगर पूछा जाए अभी कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उत्तर बताओगे राजीव कुमार, और पहला पूछा जाए तो सुकुमार सेन। प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन और आता, अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो बता देना कि अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है।
अभी वर्तमान में लोकसभा का नंबर क्या है? 17वीं। इस बात का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। पहला हुआ 1951-52 में, और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। इसका जो टर्न था वो था 2019 से 2024। तो 24 आ गया है, अब ये खत्म हो जाएगा। अब 18वीं लोकसभा का चुनाव होने ही वाला है। अब जो लोकसभा आएगी चुनकर, वो कौन सी होगी लोकसभा? 18th लोकसभा होगी, वो 18वीं लोकसभा होगी। और अभी जो लोकसभा हुई है, जो अभी चल रही है वर्तमान में, ये 17वीं लोकसभा है भारत की। इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अभी तक जो जो बातें हमने आपसे की है शेयर, ये किसी न किसी परीक्षा में आई हुई हैं, और इसलिए ये यूपीपी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, कल हमने संसद के सदस्यों की योग्यता बताई थी, जिसमें हमने कहा था कि संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी योग्यता समान होती है। भारत का नागरिक होना, लाभ के पद पे नहीं होना। और क्या था? एक अंतर था कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम एज 30 साल और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के एमपी बनने के लिए सिर्फ उम्र का फर्क है। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज होगी 30 वर्ष और लोकसभा के लिए मिनिमम एज होगी 25 वर्ष। अच्छा, हमने एक और बात कहा था कि सांसद बनने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। तो योग्यता की बात हमने कल ही कर ली थी, कल के लेक्चर में वो है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे, आपको लिए चलते हैं कहां? लोकसभा का चुनाव। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं किसकी? लोकसभा के चुनाव की। इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। यह प्रश्न बहुत बार आता है। कल हमने पढ़ा था राज्यसभा का चुनाव, तो हमने कहा था कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन मेथड से लोकसभा का चुनाव करवाया जाता है। और इसका मतलब क्या है कि लोकसभा के इलेक्शन में भारत की जनता अपने वोट का प्रयोग करती है। यानी कि जब भी, हमने कल कहा था कि जब भी कोई चुनाव डायरेक्ट होता है, उसका मतलब है कि उसमें भारत की जनता वोट करेगी, और जब भी कोई चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, उसका मतलब है कि उसमें भारत की जनता वोट नहीं करेगी, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें वोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज, भारत में एक आता है प्रश्न भाई कि भारत में इलेक्शन में कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया गया? तो भारत में चुनाव में जो सिस्टम है उसको कहते हैं वयस्क मताधिकार पद्धति। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? वयस्क मताधिकार पद्धति अपनाया गया है। यानी भारत में वोट वही देगा जो एडल्ट है, जो वयस्क है। अच्छा, यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारत में पहले वोट देने की आयु, भारत में पहले वोट देने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। पहले भारत में 21 साल से कम के लोग वोट नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में भारत में वोट देने की आयु है 18 वर्ष। और यह कब किया गया? तो इसको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस 1989, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारत में वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
कि पूछा है कि भाई भारत में वोट देने की आयु कब कम हुई, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा भारत में वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम कर दी गई, और कितनी कर दी गई, 18 साल कर दी गई। ठीक है, और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रश्न ये भी आता है, तो क्या बता दोगे, उस वक्त देश के पीएम थे राजीव गांधी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। एक और चीज आता है, तो यहां तक सही है भाई, पहले भारत में वोट देने की आयु एज 21 साल थी, और अभी कितनी कर दी गई, 18 साल। और एक कब किया गया, तो हमने यहां पे लिखा 61वां संविधान संशोधन 1989। एक और चीज, भारत में इलेक्शन में जो आपका मेथड है उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या है, इसको एडॉप्ट किया भारत में ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा, इसका मतलब है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उस इलेक्शन में जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा। जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा वही इलेक्शन जीतेगा। यानी एक होता है कि आपने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि संसदीय क्षेत्र में कम से कम इतना वोट आपको मतलब मिलना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा जो भी वोट आपको मिल गया, अगर वही वोट सबसे अधिक है, जैसे 4 लोग खड़े हुए तो चारों में एक जो सबसे अधिक वोट क्या क्या जिसने किया प्राप्त, वही इलेक्शन जीतेगा। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ओके, और इसलिए भारत में एक चीज आप अक्सर देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव में वोट परसेंट कुछ और होता है और उसमें सीटें आपकी कुछ और आती हैं। यानी कि सीट आपकी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यानी कि जितना वोट परसेंट है उसके अकॉर्डिंग सीटें नहीं होती। सीटें क्या होती हैं, अधिक या कम, लेकिन वोट परसेंट अलग होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसको मिल गया वोट वही जीतेगा। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक बात और कि लोकसभा का इलेक्शन कौन कराता है, तो इसका इलेक्शन कराता है कौन, भारतीय निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम शपथ की बात करें तो हमने कल ही बताया था कि संसद के सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों और चाहे वो राज्यसभा के हों, ये सब अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के सामने लेते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने लेते हैं, और इसका आर्टिकल है 99। प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्शन करा लिया, अब नंबर किसका आता है कि भाई लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। टेन्योर की बात करनी है, कार्यकाल की बात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो उसकी प्रथम बैठक से, इस बात को ध्यान रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है। लेकिन एक बात और, ये 5 वर्ष कैसा होता है, कह सकते हैं सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, इस लाइन का मतलब क्या है, एक तो ये प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कब से होता है, तो क्या बताओगे, प्रथम बैठक से। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई लोकसभा का कार्यकाल कितना, तो सामान्यतः 5 साल। सामान्यतः क्यों, क्योंकि 5 साल फिक्स नहीं है, इज नॉट फिक्स्ड। लोकसभा कभी कभी 5 साल के पहले भी भंग हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकसभा अपना 5 साल पूरा नहीं करती, उसके पहले ही भंग हो जाती है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा तो कितना जाएगा, 5 साल। और जिस दिन प्रथम बैठक से इसका 5 साल पूरा होगा, उस दिन लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। क्या कहा मैंने, कि जिस दिन पहली बैठक से 5 साल हुआ, उस दिन लोकसभा अपने आप भंग हो जाती है, किसी को भंग करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर समय से पूर्व लोकसभा अगर भंग होती है, समय से पूर्व यदि लोकसभा भंग होती है, तो कौन करेगा,
भारत के राष्ट्रपति। ध्यान रखना है कि लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर 5 साल पर अगर भंग होगी तो जिस दिन पहली बैठक से 5 साल पूरा होगा लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगी। लेकिन अगर बीच में भंग अगर होना हो तो यह कौन करेगा, यानी कि लोकसभा को भंग करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और वहीं अगर पूछा जाए कि राज्यसभा कौन भंग करता है, तो उसका उत्तर क्या होगा कि भाई राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन लोकसभा भंग हो सकती है। और किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर अच्छा रहा सब कुछ तो इसका कार्यकाल 5 साल उसकी पहली बैठक से। प्यारे विद्यार्थियों, यहां कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कार्यकाल से, कि लोकसभा का कार्यकाल हमने कहा 5 वर्ष, लेकिन यहां पर एक और बात सुन लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा एवं विधान सभा के कार्यकाल को, विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर देश में क्या लग जाए, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तो प्यारे विद्यार्थियों आपातकाल के समय कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। और आपातकाल के समय लोकसभा के साथ साथ विधानसभा दोनों का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी इमरजेंसी जब तक रहेगी तब तक लोकसभा का कार्यकाल एक्सटेंड होता रहेगा 1-1 साल के लिए। लेकिन संविधान कहता है कि अगर आपातकाल खत्म हो गया, अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, तब 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। ध्यान देने की बात है, हमने कहा इमरजेंसी के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए आगे क्या हो सकता है, आगे आपका एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई खत्म तो 6 मंथ के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा। तो अगर पूछा जाए कि क्या आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक्सटेंड हो सकता है, यस। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। और इमरजेंसी जब खत्म होगी तब से 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना अनिवार्य है, एकदम जरूरी है। एक और चीज, एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से इसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। पूछता यह भी कि वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, तो क्या बता दोगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल है ये 5 वर्ष से कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके ही कार्यकाल में ये अमेंडमेंट हुआ 42वां। प्यारे विद्यार्थियों, एक और चीज, जब भी बात होती है 42वें संविधान अमेंडमेंट की तो इसको इंदिरा संविधान भी कहते हैं। 42वां अमेंडमेंट को इंदिरा संविधान या इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ध्यान रखना है,
इसको इंदिरा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट कौन सा है? 42वां संविधान कौन सा? ये, हाँ। और आपका ये जो है हुआ था 1976 में। तो अब तक का सबसे बड़ा अमेंडमेंट। एक और बात, तो ये 5 से हो गया 6 साल। फिर एक और चीज, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है बात? 5 से 6 हुआ 42 में, लेकिन फिर भारतीय संसद ने संविधान में क्या किया? 44th अमेंडमेंट 1978 में, और फिर से लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से कम करके 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कार्यकाल, अच्छा, जो लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, यहां ध्यान रखना है कि लोकसभा के सदस्य पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं, पुनर्निर्वाचन के योग्य होते। मतलब कोई भी लोकसभा का एमपी एक या एक से अधिक बार लोकसभा का एमपी बन सकता है कि यानी कि लोकसभा का कोई भी सांसद, कोई भी मेंबर पुनर्निर्वाचन के योग्य है, वो बार बार लोकसभा के लिए चुना जा सकता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के सांसद अपना त्यागपत्र, रिजाइन, कभी भी दे सकते हैं। किसको देंगे भाई? तो लोकसभा स्पीकर को ये अपना रिजाइन कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर को ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा और एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही कैप्सूल की तरह काम करेगा ये। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। अब बात होगी किसकी? लोकसभा अध्यक्ष। जिसको अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। प्यारे विद्यार्थियों, बात जब भी स्पीकर की होती है, अध्यक्ष की होती है, तो यहां पर एक चीज है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर होता क्या है? तो क्या बताओगे? कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर चयनित होता है, सेलेक्टेड होता है। क्या होता है? सेलेक्टेड। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर होता है चयनित। अब एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है क्या? तो एक ऑप्शन देता है नियुक्त होता है, कुछ और भी देगा, लेकिन उस ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा कि वो अपने पद पर चयनित होता है। तो क्या बताओगे? कि लोकसभा का अध्यक्ष सेलेक्टेड है। और इसको कौन करता है चयनित? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के लोग ही नहीं, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सांसद मिलकर के करते हैं। ओके, और ये प्रश्न भी ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। वो
आपका होता क्या है, यहां लिखा हूं सेलेक्टेड। और फिर पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष के इलेक्शन में कौन कौन से लोग लेते हैं भाग। उत्तर क्या बताओगे कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में लोकसभा के सभी सांसद वोट करते हैं। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है लोकसभा का संचालन करना, लोकसभा का संचालन करना। ठीक है, इनका कार्य क्या है? लोकसभा का संचालन। और इनका कार्यकाल कब तक होता है? तो जब तक ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, जब तक ये लोकसभा के सदस्य होंगे तब तक ये लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। और लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपना रिजाइन कर सकते हैं। और ये अपना रिजाइन किसको देते हैं? तो ये अपना जो त्यागपत्र देते हैं ये देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और इनका जब मन करे तब दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात, इनका जो वेतन है, जो इनकी सैलरी है, वो कितनी है? 4.5 लाख रुपए प्रति माह। इनको हर मंथ 4.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। और ये सैलरी इनको कहां से मिलती है? तो इसका उत्तर बता देना, भारत की संचित निधि से। कल हमने बताया था इसके बारे में कि संचित निधि आर्टिकल 266(1) में है। तो इनको जो सैलरी मिलती है वो कहां से मिलती है? भारत की संचित निधि से। एक और बात, लोकसभा के अध्यक्ष सदन में कौन सा वोट करते हैं? तो उसको हमने कल भी बताया था, इसको कहते हैं निर्णायक मत, यानी कास्टिंग वोट। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के अंदर कौन सा वोट करते हैं? तो क्या बताओगे कि ये लोकसभा के अंदर कास्टिंग वोट देते हैं या निर्णायक मत देते हैं। यानी कि लोकसभा के अंदर जब वोट हो जाएगा टाई, बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग करते हैं। अगर ये अगर ये बिल के पक्ष में दे दिए तो बिल आपका पास हो जाएगा, अगेंस्ट में देंगे तो बिल हो जाएगा फेल। तो चूंकि इन्हीं के वोट से बिल के भाग्य का फैसला हो रहा है, इसलिए इनके वोट को कहा जाता है निर्णायक वोट। और मैंने कल आपसे बताया था कि राज्यसभा के सभापति वो भी कौन सा वोट देते हैं? निर्णायक वोट देते हैं। यानी कि सभापति राज्यसभा में और अध्यक्ष लोकसभा के लोकसभा में, ये दोनों कास्टिंग वोट करते हैं। हमने कल बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष की 2 स्थिति ऐसी है जो राज्यसभा के जो है सभापति उनसे भिन्न है। हमने कहा था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका उत्तर क्या है? हमने कल बताया था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्लियर है बात? और दूसरा, अगर किसी बिल पर इस बात को लेके मतभेद हो जाए कि वो मनी बिल, धन विधेयक है कि नहीं है, वो धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इस बात का भी अंतिम निर्णय, इस बात का भी अंतिम निर्णय किसका होगा? तो ये उत्तर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी संसद में क्या होगा? ज्वाइंट आपका सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो क्या बताओगे? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और दूसरा, अगर किसी भी बिल पर इस बात को लेकर मतभेद हो जाए कि वो मनी बिल है कि नहीं है, धन विधेयक है कि नहीं है, तो इसका भी अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, लोकसभा के अध्यक्ष इसका अंतिम निर्णय करते हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न कि भाई वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बताओगे? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ओम आपके बिरला। ओके, और ये कहां के सांसद हैं? तो ये सांसद हैं कोटा राजस्थान के। ठीक है, ये अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। और एक प्रश्न आता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? बता देना, जी.वी. मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये लोकसभा के पहले स्पीकर भी हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। लोकसभा की प्रथम महिला
अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा थी मीरा कुमार, जो कि कांग्रेस की सांसद थी, मीरा कुमार। और दूसरी थी सुमित्रा महाजन, ये थी किससे? बीजेपी से, सुमित्रा महाजन। यानी कि अब तक 2 ही महिलाएं लोकसभा की स्पीकर हुई हैं, पहली थी मीरा कुमार और दूसरी थी सुमित्रा महाजन। ठीक है बात? तो लोकसभा अध्यक्ष से इतना चीज। अच्छा, अगर ये अपने पद का मिसयूज करेंगे तो लोकसभा के सांसद ने 14 दिन की पूर्व सूचना देकर अपने कुल सदस्यों के बहुमत से इन्हें इनके पद से बर्खास्त भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। तो वर्तमान में कौन सा इसके हैं स्पीकर? ओम बिरला अभी स्पीकर हैं, पहले थे जीवी मावलंकर, और पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की मीरा कुमार, और अभी हैं सुमित्रा महाजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे फिर हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में, तो इसके आगे की चर्चा होगी। अभी एक क्लास और भी लगेगी इस पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे बिल्स वगैरह के बारे में, है ना, और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उसकी बात की जाएगी। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।